गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शशिबाला तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में ओरिजिन एंड राइज ऑफ राजपूत्स देख चुके हैं। आज हम लोग राजपूतकालीन शासन व्यवस्था को देखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि हर्षवर्धन के बाद 400 वर्षों तक भारत का जो शासन का बागडोर था वो राजपूतों के हाथ में था, और इस काल को भारतीय इतिहास में हम राजपूत काल कहते हैं। हर्ष के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की भावना भी प्रबल हो चुकी थी। हालांकि कुछ शक्तिशाली राजाओं ने भारतीय एकता को कायम करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली और यह जो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी वो कायम रही। इस युग में कई निरंकुश राजतंत्रों की भी स्थापना हुई। शासन की समस्त सत्ता राजा के हाथ में थी और वह मनमाने ढंग से शासन करता था। राजा पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था और राज्य के प्रति जनता की उदासीनता बढ़ती जा रही थी। ये हम एक डिफरेंस यहाँ देखते हैं। जनता राजनीति में किसी प्रकार का भाग नहीं लेती थी और विदेशी आक्रमणों के मुकाबले में उसका सहयोग भी बहुत नहीं होता था। देश के लिए यह प्रवृत्ति घातक सिद्ध हुई। लोगों में स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, देशभक्ति आदि भावनाओं का करीब लोप होने लगा और इसके स्थान पर उदासीनता और चापलूसी आदि जो अवगुण थे वो उत्पन्न हुए। राजनीतिक जीवन का जो स्तर था वो गिरने लगा था और विभिन्न राज्यों में पारस्परिक कलह और फूट की भी शुरुआत हम इस समय देखते हैं। ये लोग अपने अपने वंश पर, उसकी लोकप्रियता पर ज्यादा जोर देने लगे थे। राजपूत काल में भी राज्यों की जो शासन व्यवस्था थी वो प्राचीन परंपराओं पर ही आधारित थी। राजतंत्र परंपरा में राजा का सर्वाधिक महत्व होता था और वह अपनी शक्ति के लिए सामंतों पर निर्भर रहता था। राजा को देवता के तुल्य माना जाता था और वह अनेक विशेषाधिकारों से युक्त भी होता था। उसके अधिकार पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं होते थे और ऐसे सिचुएशन में वो निरंकुश भी होता था। प्राचीन परंपराओं और धर्मशास्त्र के नियमों का भी वह कभी कभी अवहेलना करता था। मंत्री भी राजा के दास होते थे और उसकी आज्ञा का पालन करना ही अपना कर्तव्य समझते थे। मंत्री भी राजा के हालांकि मंत्री जो थे वो राजा को परामर्श देने के लिए थे, लेकिन उनके अधिकार सीमित थे। केंद्रीय शासन में शिथिलता आ गई थी। राजपूतकालीन शासन व्यवस्था में एक चीज हम देखते हैं कि इस समय सामंतों के अधिकार में वृद्धि हुई और प्रांतीय शासन पर सामंतों का ही अधिकार था और वे प्रायः स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। केंद्रीय शासन का उन पर विशेष प्रभाव नहीं रहता था। सामंतों को आंतरिक विषयों में विशेषाधिकार भी प्राप्त था। ग्राम पंचायतों का महत्व कम हो गया था क्योंकि उन पर अब सामंतों का अधिकार बढ़ गया था। जागीरदारी सिस्टम के प्रचलन से सामंतों के अधिकार में काफी वृद्धि हो गई थी। अधिकतर सम्मिलित सामंतों की सेना पर ही राजा को निर्भर रहना पड़ता था क्योंकि राजा की व्यक्तिगत एवं अस्थायी सेना कम होती थी। सामंतों को खुश रखने के लिए राजा को बहुत कुछ करना पड़ता था। कभी कभी प्रशासनिक और सैनिक अधिकारियों के बीच का अंतर बहुत अस्पष्ट होता था। गणतंत्र का लोप तो बहुत पहले ही हो चुका था। राजतंत्र का स्वरूप जो था वो सर्वथा वंशानुगत था। कभी कभी पिता के बाद उत्तराधिकारी के लिए कलह भी होता था और इसका लाभ सामंत लोग उठाते थे। राज्य में इसके चलते अक्सर षड्यंत्र हुआ करता था और इसके फलस्वरूप अव्यवस्था भी फैलती थी। मंत्री परिषद का महत्व अब कम हो गया। मंत्री का पद भी वंशानुगत हो गया था। अपना पद बनाए रखने के लिए ये लोग राजा की चापलूसी करते थे। कलहण ने ऐसे कठपुतली मंत्रियों का भी उल्लेख किया है। इस समय विजित प्रदेशों को अपने राज्य में नहीं मिलाने की जो नीति थी वो केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का एक कारण बनी,
क्योंकि असंतुष्ट सामंतगण जो थे वो बराबर विद्रोह के मौके की ताक में रहते थे और सामंत अपने प्रभु की व्यक्तिगत सेवा करते थे और युद्ध में प्रभु की ओर से वो सम्मिलित होते थे तथा सेना देते थे। राजपूत युग में राजा के सामंतों की सेना पर निर्भर रहने की जो प्रवृत्ति थी वो बढ़ गई थी। इस युग में सामंतवादी व्यवस्था का पूर्ण रूपेण विकास हुआ। यह व्यवस्था एक अभिशाप सिद्ध हुई क्योंकि केंद्रीय सत्ता को कमजोर बनाने में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया। प्रत्येक राजा अपने राज्य के अंदर शांति सुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए तत्पर रहता था। जैसे अल सुलेमान भोज प्रतिहार के आंतरिक शासन के संबंध में लिखता है कि भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं है जो चोर और डाकुओं से इससे अधिक निरापद हो। इससे प्रतिहार शासन व्यवस्था की श्रेष्ठता का पता लगता है। ग्राम शासन में दक्षिण भारत जितना संगठित था उत्तर भारत उतना नहीं था। उत्तर के अभिलेखों में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है। दक्षिण में इसकी जो व्यवस्था थी वो सर्वोत्तम थी। परिवहन के सीमित और मंद साधनों के उस काल में भी राजपूत राजाओं ने दूर दूर के प्रदेशों को एक सूत्र में बांधे रखा। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। शासन प्रांत, जिला, अधिष्ठान और ग्राम में विभक्त होता था और शासन तंत्र के संचालन के लिए बहुत से कर्मचारी हुआ करते थे। कुछ प्रमुख कर्मचारियों का उल्लेख तत्कालीन प्रतिहार पाल के अभिलेखों में है और सामंतवादी व्यवस्था इस युग की जो है वो प्रमुख देन है, ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि सामंतवादी प्रवृत्ति का विकास पहले हो चुका था, लेकिन इस समय हम देखते हैं कि सामंतवादी जो व्यवस्था है वो उभर कर प्रमुख रूप से सामने आती है। इस युग में मतलब 700 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच जो राजतंत्र था वो पूर्ववत था, परंतु राज्य की सीमा सीमित हो गई थी और शासक बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगे थे। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि प्राचीन भारत में सातवाहन और कुषाण काल में ही सामंतवाद का जन्म हुआ। गुप्त काल में उसकी वृद्धि हुई और हर्ष के बाद सामंतवादी व्यवस्था अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। सामंत लोग केंद्रीय शासन की दुर्बलता से लाभ उठाकर अपनी शक्ति बढ़ाने लगे और वो जहां तहां स्वतंत्र भी होने लगे, स्वतंत्र शासक की तरह शासन भी करने लगे। तत्कालीन अभिलेखों में सामंत, महासामंत आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है। सामंतों की स्थिति में काफी परिवर्तन हो चुका था और वे लोग तत्कालीन राजनीति के एक प्रमुख अंग बन गए थे। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों की राजनीति में तो सामंतवाद जो इनकी राजनीति थी, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट की जो राजनीति थी, इनकी राजनीति सामंतवादी व्यवस्था पर ही आधारित थी और राजपूत लोगों का संगठन भी सामंतवादी था। प्रजा की रक्षा के साथ ही राजा वर्णाश्रम धर्म का पालक भी था। राजपद वंशानुगत हो गया था, इसलिए युवराज का वैधानिक महत्व बढ़ गया था। पाल, सेन, परमार, चंदेल और गढ़वालों के अभिलेख से इस बात का पता चलता है। दान पत्रों का महत्व काफी बढ़ गया था और दान पत्र विभाग भी राज्य का एक प्रमुख विभाग हो गया था। भूमि कर की वसूली का भार राजपूतों ने सामंतों को सौंप दिया था, जिससे उनके अधिकार में और भी अधिक वृद्धि हो गई थी। दान ताम्रपत्र पर अंकित करके ही दिया जाता था और सरकारी कर्मचारियों को इसकी सूचना दे दी जाती थी। अक्षपटलिक और गोप इन दान लेखों की रक्षा करते थे। चंदेल लेखों में जलाशयों और वाटिकाओं के साथ और गढ़वाल लेखों में नमक तथा लोहे की खानों के साथ भूमिदान का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार दान में जो भूमि मिलती थी उससे बड़े बड़े जमींदारों का जन्म हुआ। ऐसे दान पाने वाले व्यक्ति राजकरों से मुक्त रहते थे, यद्यपि उन्हें कुछ खास नियमों का पालन भी करना पड़ता था। प्रांत और भुक्ति, विषय तथा स्थानीय शासन पर भी सामंतों का प्रभाव देखा जा सकता है। राजाओं को जरूरत पड़ने पर इन सामंतों पर निर्भर रहना पड़ता था और इन्हीं में जो सामंत शक्तिशाली रहा करते थे वह राजा को अपने सामने झुका भी लेते थे। व्यगार की प्रथा भी इस समय शुरू हो गई थी। सिक्कों का अभाव भी हम इस युग में देखते हैं। राजपूत अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे और राष्ट्र की अपेक्षा अपनी जातीय प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देते थे। इस युग में धर्मेतर अनुदान भी देखने को मिलते हैं।
फिर भी ऐसा कोई अनुदान पत्र देखने को नहीं मिलता है जो कि पूर्ण रूपेण धर्मेतर शब्दावली में तैयार किया गया हो। लेख पद्धति में धर्मेतर शब्दावली में तैयार किए गए अनुदान पत्रों के संबंध में विस्तार से लिखा गया है। सामंतों के संबंध में कामंदक नीतिसार तथा अग्नि पुराण में कहा गया है कि वे जन भावना को शांत रखें, युद्ध में अपने महाप्रभुओं की सहायता करें और शत्रु मित्र में भेद करें। राजा को भी अपने सामंतों से सावधान रहने का परामर्श दिया गया है। अग्नि पुराण में राजा को गैर वफादार सामंतों को कुचल देने की सलाह दी गई है। इसका मतलब ये है कि इस समय सामंतों का जो पॉलिटिक्स था वो राजा के अगेंस्ट बढ़ रहा था। लेख पद्धति में अनुदान भोगियों के दायित्व का उल्लेख है। तुर्कों के आक्रमण से पूर्व सामंतों के लिए अपने महाप्रभु पर हावी होना आसान था। मानसोलास में अनुदान देने का विधान स्पष्ट शब्द में है और कुल मिलाकर 16 प्रकार के उपहारों का उल्लेख है। मानसार में सामंत श्रेणियों का पूर्ण चित्रण मिलता है, जैसे चक्रवर्ती, महाराज, महेंद्र, पटेधर, मंडलेश, पटभाज, प्रहारक इत्यादि। मानसार के विभिन्न श्रेणियों के राजाओं के योग्य 9 प्रकार के राजमुकुट और सिंहासनों का भी विवरण मिलता है। अपराजित परीक्षा में भुवन देव ने 9 प्रकार के शासकों का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में सामंती दरबार का भी विवरण मिलता है। अपराजित परीक्षा के अनुसार सिंह द्वार बनवाने की अनुमति केवल चक्रवर्ती, महामंडलेश, महासामंत और सामंत को दी गई है। मानसार के अनुसार प्रहारक और अस्त्रग्राही चारों वर्णों के लोग हो सकते थे। समाज में महत्वपूर्ण स्थान का निर्धारण केवल वर्ण के आधार पर ही नहीं बल्कि सामंतवादी व्यवस्था के उभरते रूप से देखकर किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग में सामंतवाद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था और प्रारंभ में जो भूमि अनुदान दिया जाता था वो केवल उपभोग के लिए दिया जाता था, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उस भूमि पर जिसको दिया जाता था उस पर उसके साथ उसके अधिकार भी, भूमि के संबंधी जो राइट्स थे वो भी दिया जाने लगा। मतलब उस भूमि पर उसको मालिकाना हक भी मिल गया। इसका मतलब ये है कि उस जमीन को वो बेच सकता है, खरीद सकता है। राजा की ओर से जन कल्याण की ओर ध्यान दिया जाता था और राज्य की ओर से इसके लिए, राज्य की समृद्धि के लिए, जनता की समृद्धि के लिए भी प्रयास होता था। तत्कालीन राजाओं ने बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया जिससे सेना को यातायात की सुविधा मिली और व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए नहरों की व्यवस्था की गई। चंदेलों और परमारों ने महोबा में मदन सागर और धार में मुंज सागर जैसे कई तटबंध और झीलें खुदवाई। कश्मीर में अवंती बर्मन के मंत्री सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई और बाढ़ को रोकने के लिए उसने झेलम नदी की धारा को ही बदलवा दिया। परमार भोज ने और राजेंद्र चोल ने बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण करवाया। चंदेल शासकों ने भी झील का निर्माण करवाया था। दक्षिण में इस तरह के काम चोल शासकों ने किए। इन सभी जनहितकारी कार्यों के फलस्वरूप लोग आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हुए। तत्कालीन शासन व्यवस्था जो थी वो एक ठोस कर प्रणाली पर निर्भर करती थी और अभिलेखों से कई प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। राजस्व का मुख्य स्रोत जो था वो भूमि कर था और ये कई बातों पर डिपेंड करता था, जैसे जमीन की फर्टिलिटी, सिंचाई की सुविधा, राज्य की आवश्यकता। इसके अनुसार जो टैक्स था वो घटते बढ़ता रहता था। टैक्स जनरली उपज के रूप में ही लिया जाता था, लेकिन कभी कभी कुछ अंश नगद भी लिया जाता था। इसके अतिरिक्त भेंट, उपहार, जुर्माना ये सब का भी प्रचलन था। आर्थिक जीवन पेशे के अनुसार संगठित था और समान पेशे में लगे हुए लोग अपनी अलग अलग श्रेणी या निकाय भी बनाते थे जिनके द्वारा उनके धंधों का नियमन होता था। श्रेणी का अपना अलग मुखिया होता था। श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी। राज्य उनके संगठन में अधिक हस्तक्षेप नहीं करता था। श्रेणियां राज्य के लिए बहुत उपयोगी थी और इस समय जागीरदारी सिस्टम जो था वो स्टार्ट हो गया था। इस प्रकार हम लोग इसमें राइज ऑफ राजपूत्स और
राजपूत कालीन जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो हम लोग देखे, उसको डिस्कस किए। अब नेक्स्ट में हम लोग राजपूत काल में इस समय का जो समाज और संस्कृति थी, लिटरेचर था, आर्ट आर्किटेक्चर था, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।